be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक ऐसा मैसेज सेंड किया जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कंट्रोवर्शियल है, जहां पे वो यूएस से और इवन तुर्की से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप कर लीजिए, जैसे आपने मदुरो को किया था। और थोड़ी देर जब उसके ऊपर डिस्कशन चलता है तो इवन जो टीवी एंकर होते हैं उन्हें भी रोकना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैक हो सकता था या टारगेटिंग हो सकती थी ट्रम्प के ऊपर। और अगर वो टारगेटिंग ट्रम्प के ऊपर होती, तो आपको पता है आज के टाइम पे कि अगर ट्रम्प के खिलाफ अगर आप कुछ भी बात कीजिए, कोई भी एक्शन लीजिए, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। अब आगे इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं रिचर्ड क्लार्क का। रिचर्ड क्लार्क जो है वो एक फॉर्मर अमेरिकन ऑफिशियल हैं और काफी सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन्होंने चलाए हैं जब ये अमेरिकन सरकार के लिए काम कर रहे थे। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप एक बार देखिएगा और सोचिएगा, एंड देन फिर उसके बाद में हम कनेक्ट करेंगे। और काफ़ी बार तो मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान ऐसी पॉलिटिकल मैसेजिंग करता है, जहाँ पे सिर्फ़ आप बार-बार स्पीच दे रहे हो, एक्शन रियलिटी में कुछ एक्शन किया नहीं जा रहा। अगर मान लीजिए आप एक्शन मोड में आ भी जाएँ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो अगर आप बाजी हार भी चुके हैं, तो उसको जीती हुई बाजी कैसे दिखानी है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं इंडिया से हूँ या फिर उस वजह से मैं ऐसा बोलता हूँ या ऐसा सोचता हूँ, नहीं। मैं फिर फैक्ट्स लेके आता हूँ, उसको बैक करता हूँ और रिपोर्ट्स लेके आता हूँ। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी जो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकली हैं, उसके बारे में मैंने शॉर्ट और वीडियो भी बनाया और इवन कल वाले वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था। बट एक बार आप इनका वीडियो देखिएगा, किस तरीके से ये बताते हैं कि पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या है। वहाँ पे जो लीडरशिप है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर्स हों या फिर सिविलियन ऑफिशियल्स हों, उनका क्या मानसिकता है, एक बार के लिए आप इनसे सुनिएगा। ये कोई इंडियन नहीं बोल रहा है, ये रिचर्ड क्लार्क जो कि फॉर्मर अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो बोल रहे हैं। हैव अ लुक एट दिस। Their whole worldview is, India, India must Right. kill India. अब पहली चीज़ इन्होंने ये कही कि इनका पूरा का पूरा जो वर्ल्ड व्यू है, ये मतलब इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं या जो इनकी प्लानिंग होती है, इनके सबके दिमाग में ये होता है कि बस इंडिया को टारगेट करना है। इंडिया, इंडिया, मस्ट किल इंडिया, कट इंडिया विथ थाउज़ेंड ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। बट आगे सुनिएगा आप। That's why they started the Taliban. They started the Taliban to give them a base in Afghanistan so the Indians wouldn't be there. They're paranoid, and they're such pathological liars, they don't even know when they're lying anymore. नाउ दे आर पैरानॉइड एंड पैथोलॉजिकल लायर, यानी इनकी बीमारी बन चुकी है झूठ बोलना, और अब तो इन्हें ये भी नहीं पता है कि ये झूठ कब बोल रहे हैं। और इवन इसको कंफर्म करने के लिए जो होस्ट होते हैं वो पूछते हैं कि आप पाकिस्तानी के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल। You're talking about the Pakistanis. Pakistanis. Okay, just to make that Right. sure. अब आप ये पूछेंगे आपने ये वीडियो क्यों दिखाया? आप मेंटालिटी समझिए। एक तो पूरा वर्ल्ड व्यू होना इंडिया के खिलाफ, दूसरा कि आपको झूठ बोलने की आदत हो चुकी है। और यही चीज़ आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में भी दिखने को मिला। रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, सैटेलाइट इमेजेस निकल के आ रही हैं, प्रूफ आ रहे हैं, एविडेंसेस आ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी आवाम को ब्रेन वॉश कर दिया है। देखिए, जिस सरकार या जिस देश की आवाम को ब्रेन वॉश कर दिया जाए, आप उनसे ये पूछिए आपके ऊपर आईएमएफ लोन्स इतने क्यों हैं? आपने ऐसे क्या स्टेप लिए? आप अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए क्या कर रहे हो? आप कैसे पाकिस्तान को एक सुपर पावर बनाओगे? आप कैसे पाकिस्तान का डेवलपमेंट करोगे? राइट? क्यों पाकिस्तान जो है वो अपनी रेलेवेंस खो रहा है? इन पे सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। जहाँ पे पहले दर्जनों आर्टिकल ये लिखे गए, जहाँ पे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तो प्रे कर रहे हैं कि तुर्की जो है इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को एब्डक्ट कर लें, किडनैप कर लें। इवन हम चाहते हैं कि यूएस ने जिस तरीके से मदुरो को किया वैसे कर लें। ये सारी चीज़ें जो है, इनके आर्टिकल्स काफ़ी पब्लिश किए जाते हैं। और इवन इन्होंने इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को ये बोला कि अगर ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा कोई क्रिमिनल है और वर्स्ट क्रिमिनल है, वो तो नेतन्याहू है, जिस तरीके की एट्रोसिटीज़ और अत्याचार इन्होंने पैलेस्टीनियंस के ऊपर किए हैं। अब एक बार के लिए इस चीज़ को मैं एनालाइज़ करूँगा, बट एक बार आप वीडियो सुन लीजिए जिससे आपके पास एविडेंस हो कि ये बात कही गई है। ठीक है? हैव अ लुक एट दिस वीडियो एज़ वेल। देयर आर क्रिमिनल्स जो है मेरा ख्याल नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए। तो है वो उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको सबस्कॉन्डेड डिक्लेयर किया, जिसको उसको अमेरिका उसको अगवा करे, उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए। अगर इंसानियत का दोस्त है तो अमेरिका, अगर नेतन्याहू को तुर्की ने अगवा करके अंकारा पहुंचा दिया फिर क्या होगा? वो इलीगल दुआ मंगो एनजीओ है, दुआ मंगो के एनजीओ है कि तुर्की जरा चुक के लाया उन्होंने, और जो जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे, जो फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने कर दिया है। खुदा की कसम, दुनिया की तारीख में मैं तरीका बड़ा अदना सा तालिब इल्म, मैं 4000 5000 साल की तारीख जो है इंसानी तारीख है उसको कवर कर सकता हूँ।
अगर इसके ऊपर कोई बहस ऐसे इस किस्म का वाकया जो फलस्तीनियों के साथ जो हुआ है किसी कौम ने किसी कौम के साथ नहीं किया। तो नेतन्याहू इस काबिल है कि उसको उठा के ले आए? बदतरीन बदतरीन बद इंसानियत का बदतरीन मुजरिम है, बदतरीन। उससे बड़ा मुजरिम जो है इंसानियत, और जो लोग उसकी पुष्टबनाई कर रहे हैं, कानून क्या कहता है बैटर्स को, जो मदद फ्राहम करें, एहानत करें जुर्म की उसमें। खाई साहब, मैं अब यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ इसलिए कि आप वज़ीर दफ़ा हैं पाकिस्तान के, और जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत से लोग ये समझेंगे कि शायद आपका इशारा ट्रंप की तरफ है। अब आप समझिए कि जब ये बोल रहे थे कि इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू वर्स्ट क्रिमिनल है ह्यूमैनिटी के, जिस तरीके से पैलेस्टीनियंस पे अत्याचार करते हैं। इवन मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि हाँ, गाज़ा में काफ़ी सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। मैं ये नहीं डिनाई करता कि नहीं कर रहे हैं। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्लान चालू कहाँ से हुआ था, ये एक्शन शुरू कहाँ से हुआ था? जब हमास अक्टूबर 7 का अटैक करता है और अब इनका सिर्फ़ इज़राइल का मकसद ये है कि हमास को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना। अगर एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक गाज़ा में शांति नहीं आएगी। अब वहाँ तक बात ठीक है। अब जब ये कहते हैं कि इज़राइल को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी क्या होना चाहिए, वो भी इंटरनेशनल लॉ को अफ़ेक्ट करते हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और सबसे बड़ा इज़राइल का सपोर्टर है यूएस। और अभी जिस तरीके से यूएसए बैक कर रहा है आपको, आप ट्रम्प को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहोगे, और इसी पे टीवी एंकर ने साफ-साफ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहते हुए ये बात कह दी। ये यूएस को डायरेक्टली नहीं कहेंगे ये चीज़, और इनको क्या है समझ में नहीं आता है, मतलब इसका मैं एनालिसिस करूँगा अभी पूरा। बट आप ये सोचिए ना, आप एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का मैसेजिंग मुझे भेजना है। क्या मेरा रियल इंटरव्यू होना चाहिए? इनसे पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में पूछा कि कहाँ एविडेंसेस हैं? इट इज़ ऑल ओवर सोशल मीडिया। देन व्हाट अबाउट आपके पास में क्या एविडेंसेस हैं? आपकी जो मिलिट्री है उनके पास में क्या एविडेंस है? या फिर जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या सोचता है? जैसे हमने डीजीएमओ में दिखाया कि हमारे पास में ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, हमने यहाँ अटैक किए हैं, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए वायरल हो रहे हैं, वो वीडियो देखने को मिले। हमें पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं, ये इस बेस पे अटैक हो गया, ऐसा हो गया, यूएस का इंटरवेंशन आपको देखने को मिला, लेकिन आपने कोई प्रूफ साझा नहीं किया। इट इज़ ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो अभी पाकिस्तान का सिर्फ काम हो चुका है स्पीच देना। पाकिस्तान का सिर्फ काम हो चुका है कोई एक्शन नहीं, सिर्फ बातचीत करो। क्यों? क्योंकि इन्हें डाइवर्ट करना है अपनी आवाम का अटेंशन। आईएमएफ का लोन कितना है, आईएमएफ का प्रेशर कितना है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ कितनी हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस डाइवर्ट करो। एक तरफ तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, मतलब आप ये खुला कह रहे हो कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को एब्डक्ट कर लो, किडनैप कर लो, और कौन? डिफेंस मिनिस्टर। आज तक आपने कभी सुनी है ये बातें? तो ये जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है ना, ये थ्रेट करना, टॉन्ट करना, और ये गलियों में जैसी लैंग्वेज यूज़ होती है उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसी ही लैंग्वेज डीजीआई एस्पायर के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कर दी कि मज़ा ना कराए तो पैसे वापस। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पे इन्होंने साफ-साफ थ्रेटन किया कि हाँ, ये निकल के आ रहा है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान एक साथ अटैक करेंगे, अगर अटैक करेंगे तो हम देख लेंगे उनको। एक बार मैं वो भी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने वीडियो चलाया था तो वीडियो चला नहीं था। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ठीक है ना? ठीक है, अब समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है, पाकिस्तान इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट आया है, पहली बात तो ऐसे स्टेटमेंट आने नहीं चाहिए, लेकिन जो स्टेटमेंट आया है उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपको समझना ज़रूरी है कि किस सेंस में बोला गया है। हालाँकि ये आपकी इंटरनल इनसिक्योरिटीज़, फ्रस्ट्रेशन इनको दिखाता है। जैसे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो वो नहीं है, आपकी मिलिट्री का पता नहीं है, और क्या आपका सेंस है फ्यूचर को लेके कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा, वो नहीं पता। वो इंटरनल सिक्योरिटी और जो फ्रस्ट्रेशन वो देखने को मिल रहा है, वो साफ-साफ ज़ाहिर होता है इन स्टेटमेंट से। बट एक तो पाकिस्तान इज़राइल के जो डिप्लोमैटिक रिलेशन है वैसे ही बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं क्यों नहीं करता? क्योंकि जिस तरीके से आप मुस्लिम वर्ल्ड में देखेंगे, तो काफ़ी सारे जो मुस्लिम नेशंस हैं, वो पैलेस्टीनियन स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं। और ये भी पैलेस्टीनियन स्टैंड लेते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ये पैलेस्टीनियन स्टैंड नहीं लेंगे, या पैलेस्टीनियन जो नैरेटिव चल रहा है कि पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करना है, या फिर उनकी लाइफ़ को बेटर बनाना है, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ नहीं होनी चाहिए, अत्याचार नहीं होने चाहिए, ये वो स्टैंड लेते हैं, और उसके खिलाफ इनको लगता है कि इज़राइल खड़ा है। ठीक है? इज़राइल ने हौदीस पे अटैक किए, हमास पे अटैक किए, हिज़बुल्लाह पे अटैक किए। कभी वो ये ऐसे नहीं बोलते कि हमने लेबनान के सिविलियंस को मारने के लिए अटैक किए, या फिर गाज़ा पट्टी पे जो सिविलियंस हैं उनको मारने के लिए अटैक किए। हमेशा टारगेट यही होते हैं। और जब ईरान इन एक्सिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब कोई बात नहीं करता इज़राइल के खिलाफ जब एक्शंस हो रहे हैं। लेकिन जब इज़राइल खिलाफ कर रहा होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे की जान जा रही है, कोई सिविलियन मारा जा रहा है, जो कि बेकसूर है, इनोसेंट है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और जब आप कहाँ जाते हैं, जब हमास जो है इन्हीं लोगों की शील्ड बना के यूज़ करता है, तब आप कोई बात नहीं करते। अगर आपको इतनी ही बात करनी है, अगर आप इतना ही रेलेवेंट रहना चाहते हैं, इतना ही तर्क पे बात करना चाहते हैं, तो आप दोनों पक्षों की बात कीजिए फिर अच्छे से। आप फिर एक साइड ले लेते हैं। और जब आप इज़राइल को पसंद नहीं करते, पैलेस्टीनियन नैरेटिव्स की बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुर्की और ईरान सबसे ज़्यादा स्टैंड लेते हैं पैलेस्टीनियन नैरेटिव्स पे, और उसको चैलेंज करने के लिए अब पाकिस्तान चाहता है कि हम भी उसके ऊपर स्टैंड लें। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इनका रेलेवेंस है, वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अब आप पूछेंगे मुस्लिम वर्ल्ड में, एक टाइम पे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस था।
अब आप कहीं पे भी चली जाइए, मुस्लिम वर्ल्ड की बात नहीं कर रही। डिपेंड करता है आपका पावर, आपका इन्फ्लुएंस कि आपके पास में पैसा कितना है, आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी कितनी है और आने वाले टाइम पे आप क्या दे सकते हैं कंट्रीज़ को, ना कि क्या ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, फिर आप सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर से पैसा ले रहे हैं, वहाँ से लोन ले रहे हैं, तो कभी भी एक बोरोवर जो है वो लीड नहीं कर सकता है। आप हमेशा उनके कर्जे के नीचे दबे रहेंगे और दैट इज़ ये बहुत सही चीज़ है, मतलब आपको समझनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपर हैंड जो रियल लाइफ में है और दिस इज़ प्योरली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि हम हमें मुस्लिम वर्ल्ड में रेलेवेंस को रिगेन करना है अगर हम पैलेस्टीनियन नैरेटिव्स की बात करेंगे, अगर हम इज़राइल को रिजेक्ट करेंगे, राइट? तो अब एक बोरोवर लीड नहीं कर सकता। इसीलिए आसिम मुनीर ने इस स्टेट में क्या कहा था? मतलब एक स्टेटमेंट में क्या कहा था? कि हम तो मक्का और मदीना के प्रोटेक्टर हैं। तो आपने अब चैलेंज कर रहे हो कि हम भी मुस्लिम वर्ल्ड में आके खड़े होने वाले हैं, हम भी तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान का जो स्टैंड है, उनके साथ में हम भी कम्पीट करेंगे। यहां तक कि एक टाइम पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तानी जनरल जाते थे, सऊदी फाइटर्स को ट्रेन करते थे। लेकिन अब उल्टी चीजें हो चुकी हैं। सऊदी अरेबिया को पता है कि आज रिलीजियस आइडियोलॉजी से ज्यादा या आप कह सकते हो उन रिश्तों से ज्यादा जो शायद रिलीजियस आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे देश का विजन। डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे होगा, हम ऑयल से कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, राइट? ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। इसीलिए ये देखने को आपको मिल रहा है और ये सिर्फ रिटॉरिक बयानबाजी है। मतलब आप को कह रहे हो कि आप इज़राइल के मतलब ये आपके एक तो आपके पास में कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इज़राइल के अगेंस्ट टारगेट बना सको। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इज़राइल के अगेंस्ट टारगेट भी नहीं है और दूसरा इज़राइल को बैक करता है यूएस और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और अगर आप टारगेट पे आ गए इज़राइल की एजेंसी मोसाद के, तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ बोलेंगे भी नहीं वो। मज़ाक कर रहा हूँ। ठीक है? और इसीलिए कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे इज़राइली एम्बेसडर ने साफ-साफ ये बोल दिया था कि जो गाज़ा के अंदर जो हमें स्टेबिलिटी लानी है कॉन्फ्लिक्ट के बाद में, जो गाज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, जो वहाँ पे ये एन्श्योर करेगी कि ऐसे इवेंट दोबारा ना हो, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट दोबारा ना हो, ऐसी कोई वॉर वाली सिचुएशन दोबारा ना हो, तो गाज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स लेके आएगी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के ट्रूप्स आएँगे। तो इन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तानी ट्रूप्स को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रस्ट ही नहीं करते पाकिस्तान स्टेट पे और जिस पे ट्रस्ट नहीं करते, उस पे काम नहीं कर सकते। और इवन पाकिस्तान स्टेट ने खुद कहा है कि हम हमास के ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे और इज़राइल एक तरफ ये कहता है कि अगर हमास के ऊपर अटैक नहीं होगा या फिर हमास को हम डिसआर्म नहीं करेंगे, वो वेपन्स को गिव अप नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से रीजन को छोड़ेंगे नहीं। तो जब आप खुद कह रहे हो कि आप हमास के ऊपर अटैक नहीं करोगे, मान लीजिए हमास का अटैक हो जाता है और आप बोलते हो कि हम तो हमास के ऊपर अटैक ही नहीं करेंगे, हम उनको डिसआर्म करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो फिर अगेंस्ट मतलब इज़राइल क्यों जाएगा फिर ऐसी फ़ोर्स को अपनी धरती पे? तो ये ट्रस्ट है ही नहीं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सीनियर हमास कमांडर है नाज़ी ज़हीर जिनके बारे में मैंने बात की थी, पाकिस्तान में लगातार 3 साल से वो विज़िट कर रहे हैं। इवन अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, तब भी इनकी लोकेशन पेशावर में पाई गई थी। और अभी भी रिसेंटली जो लश्कर और हमास लीडर्स की मीटिंग हुई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, वहाँ पे भी फ़ोटोज़ निकल के आती हैं। और अब बताया जा रहा है कि हमास बिल्कुल कनेक्शन में है लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के और इनकी मीटिंग्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रेगुलरली होती रहती है। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे इज़राइल आपके ऊपर भरोसा करेगा? और वहीं पे आप देखो कि एक तो डीजीआई स्पेराट ने झूठ बोला। इंडिया और अफ़गानिस्तान अटैक करेंगे तो हम दाएँ से आएँ, बाएँ से आएँ, कहीं से भी आएँ, हम उनको हैंडल कर लेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर में हैंडल नहीं कर पाए। आपका डेटा पूरा का पूरा यूएस डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए जिसके बारे में मैं हज़ार बार बात कर चुका हूँ। ठीक है? तो अगेन आई सेड ना कि जो रिचर्ड क्लार्क ने कहा था कि दे आर पैरानॉइड, दे आर ऑब्सेस्ड विद इंडिया और दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स आल्सो। मीन्स मतलब अब ये कब झूठ बोल रहे हैं इनको पता ही नहीं है। अब एक और झूठ की बात कर लेता हूँ। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर हमें जो आईएमएफ का लोन है वो लेना ही नहीं पड़ेगा। और किन फाइटर जेट्स की बात हो रही है? उन चाइनीज़ फाइटर जेट्स की बात हो रही है जेएफ-17 थंडर फाइटर जेट्स की। उसके रिगार्डिंग ये बात होती है कि ख्वाजा आसिफ साफ-साफ ये कहते हैं कि हमारे पास में इतने ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऑर्डर आ रहे हैं। इन्होंने बात की कि हम सूडान को जेट बेचेंगे जिसमें $1.5 बिलियन डॉलर की डील हमारी हुई है वेपन्स के साथ में। और हमारे एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट किया गया था। टेस्ट कौन से में? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इनको टेस्ट किया गया था। तभी आप इतनी ब्रूटली तरीके से डिस्ट्रॉय हुए थे और हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं और हमें आईएमएफ की लोन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब आप एक और जो पैथोलॉजिकल लायर्स हैं इनको पता नहीं है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब इनकी पहले बैलेंस शीट की रियलिटी की बात करता हूँ। आप देख लीजिए ज़ीरो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 ज़ीरोज़ है यानी $300 बिलियन का तो अर्ली 2026 तक इनके ऊपर पब्लिक डेट और लायबिलिटीज़ है। ये कर्जा है इनके ऊपर अभी, राइट? और इवन जो आयशा सिद्दीका है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड ऑथर, वो ये कहते हैं कि ये तो ज़्यादा जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं जिसमें ये डिफेंस को कवर करते हुए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए जेएफ-17 में उनका सिर्फ 35% शेयर है। अगर ये जेएफ-17 की डील भी करते हैं तो जितना पैसा इनके पास आएगा वो बहुत कम है कंपेयर टू पाकिस्तान को जो आईएमएफ से लोन मिल रहा है। क्योंकि जो ये जेएफ-17 की असेंबली होती है, पाकिस्तान सिर्फ एक असेंबली पार्टनर है, सोल मैन्युफैक्चरर नहीं है, जिसकी वजह से इनका शेयर 35 टू 58% रहता है। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि चाइना जो है, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ हैं, वो शेयर होते हैं चाइना के साथ में जो प्रिंसिपल डिज़ाइनर है। यहाँ पे इटालियन, तुर्किश, यूके के सिस्टम्स लगते हैं, रशियन का क्लिमोव RD-93 इंजन्स लगते हैं, तो इनके पास में भी शेयर जाता है। तो कहा जाता है कि 35 टू 50% शेयर आएगा, दैट विल नॉट बी इनफ
जो आईएमएफ का लोन पे कर दे और सबसे पहली बात, जब आपका $300 बिलियन का लोन हो और जब दूसरी बात इन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने टेस्ट किया, तो जो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 4 से 9 फाइटर जेट लॉस्ट हुए थे इंक्लूडिंग ऑन द ग्राउंड। चलो ये अभी तक कोई प्रूफ है भी नहीं और ना अभी कोई डेटा निकल के आया, तो चलो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। लेकिन जो 11 बेसेस को डैमेज किया गया वो 20% है। की एसेट्स चाहे वो आपके रडार सिस्टम्स हो एंड व्हाट नॉट हो, इसकी वजह से पाकिस्तान को सीज़ फायर करना पड़ा। और वहीं पे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट खुद कह रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। मतलब जब कंट्री अपने ही डेट को या अपने कर्जे को रीपे नहीं कर पा रही और सर्वाइव करने के लिए दोबारा से कर्जा ले रही है, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये स्टेट डिफ़ॉल्ट की स्टेट ही तो है कि हाँ भाई हम डिफ़ॉल्टर हैं, हमसे नहीं चुकाया जा रहा। तो अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी इफ़ेक्टिवली एक वेंटिलेटर पे है जो कि कर्जा है। ऐसा वेंटिलेटर जो कर्जे से भरा हुआ है। और जिस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी से लोन नहीं लेंगे, हम इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, तो ये वेंटिलेटर भी काम करना बंद कर देगा। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए मैं बताना चाहता था, वेरीफ़ाई करना चाहता था सारी सिचुएशन को। और न्यूज़ आती है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव दूँ, ठीक है? जहाँ पे ये नॉर्मल सी न्यूज़ थी, लेकिन एक उनके लाइज़ को बस्ट करना, उस नैरेटिव को बस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपको ये बताना ज़रूरी है कि क्यों पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट देता है, जिससे कि अपनी आवाम को ब्रेन वॉश कर सके, डाइवर्ट कर सके इम्पोर्टेंट मुद्दों से और अब ये चाह रहे हैं कि धीरे-धीरे हम अपनी रेलेवेंस को लेके आएँ, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में, इस रीजन के अंदर। क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे इनकी कोई रेलेवेंस नहीं थी, कोई रिलेशन नहीं था। स्पेशली जब 2021 के टाइम पे विथड्रॉल कर लिया था अफगानिस्तान फोर्सेस का, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको दिखनी पड़ती हैं। जहाँ पे एक टाइम के ऊपर पाकिस्तान की रेलेवेंस थी मुस्लिम वर्ल्ड में, वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है। और उसी को रीगेन करने के लिए कभी आसिम मुनीर का कमेंट आएगा, कभी इनके ऐसे कमेंट आएँगे, कभी ये तुर्की को स्पॉन्सर मतलब तुर्की को सपोर्ट करेंगे। तुर्की तो पैलेस्टाइन टेरिटरी को लेके चल रहा है, वो तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वेपन्स प्रोड्यूस करते हैं। ईरान को पता है उनका इन्फ्लुएंस इराक, लेबनान, सीरिया, यमन इनमें है और इनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तब जाके आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन या फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो कि 17 जनवरी 2024 को 2 टाइमिंग पे होगा, एक सुबह 9:30 बजे, एक 2:30 बजे। ये जनरली वही टाइम है जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। ऑल इंडिया रैंक पा सकते हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस होगा, फिर मेंटरशिप सेशन दिए जाएँगे और ये जो पेपर है वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। और अगर आपको एस्पिरेंट से रैंक तक का सफ़र करना है तो हमारे पास में 100 पावर पैक्ड आवर्स हैं, जिसमें आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का कंटेंट देख सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ एंड कंप्लीट गाइडेंस एंड व्हाट नॉट। ये 4 जनवरी से 31 जनवरी चल रहा है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप हमारे साथ में डिसाइड करते हैं टेस्ट के बाद में या ये जो 100 पावर पैक्ड आवर्स हैं उनके बाद में, तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन का फैसला ले सकते हैं, जो कि अभी 24,999 में है। ड्यूरेशन है इसकी 12 months. So thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. जय हिंद, जय भारत।